हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम मिशन पर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर भारतीय संविधान पढ़ रहे थे, बिल्कुल डिटेल से पढ़ रहे हैं और चाहे किसी लेवल में आप बैठेंगे आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, इसके पहले हमने यहाँ पर एक पार्ट आपका अपलोड किया है जो कि आपकी बेसिक जानकारी थी, वही आपकी पृष्ठभूमि थी, तो उसको आप ज़रूर से देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर डेली वीडियो आपके नहीं आ पाते हैं, हमारा दूसरा चैनल है देव जी के ट्रिक, तो वहाँ पर भी पढ़ाते हैं। वहाँ पर आपकी रेगुलर क्लासें होती हैं, ज़्यादा क्लासें हो जाती हैं और स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इस कारण से कह सकते हैं कि आपके रेगुलर क्लासें नहीं हो पा रही हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, लेकिन जल्द ही आपके रेगुलर क्लासें कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला पॉइंट यहाँ पर आपका है कि संविधान निर्मात्री सभा। ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा में पहला पॉइंट आपका होता है कि अगर आपसे ये पूछे कि जो संविधान की प्रक्रिया है, निर्माण की प्रक्रिया है, ये उल्लेखित कहाँ पर की गई है, तो देखिए 1945 में शिमला सम्मेलन से संविधान निर्माण की प्रक्रिया उल्लेखित की गई है। वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है, अगर बहुत हाई लेवल पहुँचेंगे तब ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट आपका है कि फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन नामक संघ का गठन हुआ। यहाँ पर देखो गठन की बात कह रहा है, भारत में आने की बात नहीं कह रहा है। ठीक है, तो फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन नामक संघ का गठन हुआ। पॉइंट यहाँ पर देखिए कि संघ शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किया है वो किसने, तो आपके केसी वेयर ने किया है। ठीक है, जो कि अमेरिकी शिक्षाविदी आपके थे। और अगले पॉइंट में देखते हैं क्या पॉइंट है कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसमें से 3 सदस्य थे। तो ये डेट आपको याद रखना है 24 मार्च। ठीक है, 24 मार्च 1946 को यहाँ पर आया था, जिसमें से 3 सदस्य थे। इसमें से आपके पहले सदस्य आपके हैं आपकी स्टेफर्ड क्रिप्स, कहीं कहीं आपकी स्टैनफोर्ड भी मिलते हैं, कहीं कहीं आपकी स्टेफर्ड क्रिप्स भी होते हैं। स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और आपके तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। याद रखिए जो आपके पैथिक लॉरेंस है वो आपके कह सकते हैं भारत सचिव भी थे और आपके अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, एवी अलेक्जेंडर कौन थे, तो एवी अलेक्जेंडर ये ब्रिटेन आर्मी के कह सकते हैं अध्यक्ष थे, वो कानूनी सलाहकार के पद पर आपके थे आपके एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे पूछा गया है कि पैथिक लॉरेंस, याद रखिए कि पैथिक लॉरेंस भारत के सचिव व अध्यक्ष के साथ साथ गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के मुख्य सचिव भी आपके थे। कौन, पैथिक लॉरेंस या पैथिक लॉरेंस। अगला पॉइंट है कि कैबिनेट मिशन द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा नामक शब्द का प्रयोग किया गया। अगर क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो आपके सर्वप्रथम कहाँ पर, तो आपके कैबिनेट मिशन द्वारा आपका दिया गया था। ठीक है, अगले पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं जो कि संविधान सभा। याद रखिए कि संविधान सभा में पहला पॉइंट बनता है कि 6 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन की सिफारिशों द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, तो पहला पॉइंट 6 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन की सिफारिशों द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। ये आपका एमपी प्रश्न है, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिएगा कि जो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया था। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको याद ही रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण की बात कैबिनेट मिशन ने रखी, ये तो आपने पढ़ लिया था। अगला पॉइंट आपका है कि संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष मत प्रणाली द्वारा आपके चुने गए। अगर क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा के जो सदस्य थे, ठीक है, तो आपकी किस प्रणाली के द्वारा आपके यहाँ पर निर्वाचित हुए या चुने, तो अप्रत्यक्ष मत प्रणाली के द्वारा आपके चुने गए थे। अब यहाँ पर कह सकते हैं संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य, मतलब अभी बताया कि जो सदस्य थे वो आपके 1 लाख, ठीक है, 10 लाख होगा, यहाँ पर 10 लाख को प्रदर्शित करता था, तो जहाँ पर आपके 10 लाख होंगे, देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख मतलब कि व्यक्तियों में एक आप कह सकते हैं सदस्य चुना जाएगा, ये आपका प्रावधान था। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला है कि संविधान सभा सदस्यों के लिए किसी भी नियम में संविधान सभा की मान्यता आवश्यक की गई थी। ठीक है, और अगले पॉइंट को आते हैं जो कि आपका आईएमपी पॉइंट बनता है। यही आपकी डेट होती है जो बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, 9 दिसंबर 1946। याद रखिए कि 9 दिसंबर 1946 को
आपकी पहली बैठक हुई थी। और पहली बैठक कहाँ हुई थी, स्थान की बात करेगा आपसे। तो याद रखिए दिल्ली के संसद भवन के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में आपकी हुई थी। अगर बात करें कि पहली बैठक में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो पहली बैठक में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 211 थी। इनमें से सबसे बुजुर्ग आपके कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस कारण से इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। और बात करें उपाध्यक्ष किसे चुना गया था, तो उपाध्यक्ष आपके थे HC मुखर्जी। ठीक है। ये पहले पॉइंट से बहुत क्वेश्चन आपके बनते हैं। और अगले प्रश्न में यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पॉइंट आपका है, बहुत ही IMP पॉइंट है कि जो आपका काउंसिल चैम्बर का वर्तमान नाम हो गया है, ठीक है, वर्तमान काउंसिल चैम्बर का जो हो गया है उसका नाम है केंद्रीय मंत्री परिषद भवन। क्या बोलते हैं, तो काउंसिल चैम्बर का वर्तमान नाम है केंद्रीय मंत्री परिषद भवन। ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे मुख्य डेट पर। दूसरी मुख्य डेट आपकी कौन है, तो 11 दिसंबर 1946। यहाँ पर क्या हुआ था कि संविधान की दूसरी बैठक हुई। ये स्थान आपका वही रहेगा कि दिल्ली संसद के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। सदस्यों की संख्या भी आपकी सेम है, 211 यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर क्या था कि एक योग्य व्यक्ति को, जो कि आप कह सकते हैं अध्यक्ष चुना गया, और ये अध्यक्ष चुना गया था आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि आपके स्थायी अध्यक्ष हो गए थे। ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन बने थे, HC मुखर्जी। पहले में भी HC मुखर्जी और दूसरे में भी HC मुखर्जी। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि संवैधानिक या कानूनी या विधिक सलाहकार जो चुना गया वो किससे चुना गया, देखो संवैधानिक सलाह या कानूनी या विधिक सलाहकार जो चुना गया था वो आपके BN राव को। BN राव को फुल फॉर्म तो कह सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि बेनेगल नरसिंह राव। और आपने हमेशा शॉर्टकट में ही पढ़ा है, तो आप शॉर्टकट में ही आपने पढ़ा होगा, है ना, याद भी रहता है। लेकिन ये भी आप रख लीजिएगा कि इनका नाम था बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि BN राव से संबंधित एक पॉइंट समझिए क्या है कि BN राव द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा के समक्ष संवैधानिक रूपरेखा प्रस्तुत की गई। बात अगर ये पूछे कि संविधान की जो रूपरेखा प्रस्तुत किया था संविधान के सामने वो आपके किसने, तो आपके BN राव ने ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा के समक्ष संवैधानिक रूपरेखा प्रस्तुत किया था। ठीक है। इसमें क्या है, तो इसमें था आपका अनुच्छेद थे, भाग थे, अनुसूची। ये सर्वप्रथम उल्लेख कह सकते हैं आपके BN राव के ही द्वारा किया गया है, इसलिए आपके महान परपंच कहलाते हैं या महान व्यक्ति कहलाते हैं आपके BN राव। ठीक है ना। और यहाँ पर अब इनसे पॉइंट आपके क्या है कि याद रखिए जो BN राव ने रूपरेखा दिया था, रूपरेखा मतलब होता है कि जो भारतीय संविधान तो बना लिया था इन्होंने, लेकिन उसमें स्टार्टिंग में क्या क्या थे, तो BN राव द्वारा प्रस्तुत रूपरेखा में 243 अनुच्छेद थे, 13 आपकी अनुसूचियाँ थीं, वो आपके 18 भाग थे। ठीक है। ये BN राव ने बनाया था। अब इसमें संशोधन करते 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 आपके 2 वर्ष 11 माह ये आपका लग गया। तो वही होता है ना कि सबसे पहले इन्होंने बना लिया था, लेकिन इसका संशोधन होता रहा इस प्रकार से। तो कह सकते हैं कि अगर ये पूछे कि जो BN राव ने यहाँ पर रूपरेखा दिया था संविधान की, उसमें से अनुच्छेद कितने थे, तो 243 और 13 अनुसूचियाँ थी और आपके 18 भाग थे। नोट कर लीजिए पॉइंट आपका है कि संवैधानिक रूपरेखा के आधार पर प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें से देख सकते हैं कि BN राव पहले भारतीय थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य बने। IMP प्रश्न आपका है, याद रखिए BN राव पहले भारतीय थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य बने थे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में और भी आपके सदस्य बने हुए हैं, कौन कौन, तो आपके जैसे नागेंद्र सिंह हैं, R कमलेश पाठक हैं और दलवीर सिंह भंडारी, ये सभी कह सकते हैं सदस्य आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य आपके बन चुके हैं या रह चुके हैं। ठीक है। अगर बात आई है आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो आपका होता क्या है इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ रहे हैं। जो पॉइंट आता है तो उसको हम लोग बिल्कुल डिटेल से पढ़ लेंगे। जरूरी नहीं कि आपको GK में पढ़ने को मिले, यहीं पर आप पढ़ सकते हैं, समय जरूर लगेगा लेकिन ज्ञान से भरा आपका वीडियो है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आपका है, तो आपका मुख्यालय पूछेगा, तो मुख्यालय आपके द हेग जो कि नीदरलैंड में है। स्थापना की बात करें तो स्थापना 1946 में। जो संस्थापक देश मतलब जब इसकी स्थापना की गई थी तो आपके 51 आपके कह सकते हैं देश थे। 91वां जो देश था वो आपका पोलैंड था। सदस्यों की संख्या तो आपकी 21 आपका 193 है,
ठीक है, सदस्यों की संख्या आपकी बढ़ती रहती है, ठीक है, लोग जुड़ते रहते हैं, नए नए देश जुड़ते रहते हैं, तो ये अपडेट आप करते रहिएगा। और अगला है 193वां देश जो आपका है वो दक्षिणी सूडान। अगर बात करें एक मुख्य न्यायाधीश की जो संख्या होती है वो आपकी कितनी है, तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपकी 15 है। और इनका कार्यकाल बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिए इनका कार्यकाल तो आपका 9 वर्ष का होता है। ये कुछ आपका IMP पॉइंट था, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग अब आते हैं तीसरी महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको देखेंगे, जो कि आपकी है 13 दिसंबर 1946। याद रखिए 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, महत्वपूर्ण आपकी तीसरी बैठक थी। इसमें क्या किया था कि 13 दिसंबर 1946 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव, जो कि बाद में आपकी प्रस्तावना बन गई थी, इसको प्रस्तुत किया था संविधान में। और कह सकते हैं कि जो आपकी उद्देश्य का प्रस्तुत की गई थी और ये पारित हुई थी कब, तो 22 जुलाई 1947। ये 2 डेट याद रखना है कि नेहरू जी ने जो आपकी उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946, क्योंकि तीसरी बैठक थी, पारित आपकी कब हुई थी, तो 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि संविधान सभा को गति या उन्नति या प्रगति कब मिली थी। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा देखो पहले शिथिल रूप में थी, लेकिन जब आपके सामने ये उद्देश्य प्रस्ताव आ गया, प्रस्तावना आ गई, तो यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा कि संविधान सभा को गति या उन्नति या प्रगति ये जो मिली थी वो आपकी कब, तो आपके 22 जनवरी 1947 को यहाँ पर जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया था, तब संविधान को गति या उन्नति या प्रगति आपको मिली थी, ठीक है। अगले पॉइंट के आते हैं, जो कि आपका चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट आपका है, जो कि आपके यहाँ पर 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था, तो आपके झंडे को यहाँ पर संविधान ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। देखिए यहाँ पर पॉइंट आपका क्या है कि वीर सावरकर ने राष्ट्रध्वज प्रस्तुत किया। अगर पूछे कि यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा होगा राष्ट्रध्वज प्रस्तुत किया गया 22 जुलाई 1947, लेकिन प्रस्तुत किसने किया था, तो वीर सावरकर ने राष्ट्रध्वज प्रस्तुत किया था। राष्ट्रध्वज की संरचना किसने बनाया था, तो संरचना बनाया था पिंगल वेंकैया नायडू, ठीक है, वेंकैया ने, पिंगल वेंकैया ने। देखो आपके झंडे में आपके 3 रंग आपके हैं, केसरिया, सफ़ेद और आपका हरा, है ना। अब इससे जुड़े हुए पॉइंट समझ लीजिए कि देखो जैसे झंडा आपका ये बना हुआ है, ठीक है, ये तिरंगा बना हुआ है, तो यहाँ पर कह सकते कि एक आपका था जिसमें चरखा भी बनाया गया था, तो चरखा जो प्रस्तुत किया था वो गांधी जी ने, ठीक है। और इसके बीच में अगर चक्र की बात करें कि एक झंडा था जिसमें चक्र भी है, जो कि वर्तमान में है, वो संविधान सभा ने किया था, ठीक है, वो संविधान सभा ने। तो इसे देख सकते हैं, आपको पॉइंट अभी मिल जाएंगे कि चरखा जो आपका है वो महात्मा गांधी। वीर सावरकर द्वारा संविधान सभा के समक्ष राष्ट्रीय ध्वज आपका प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा पिंगल वेंकैया द्वारा तैयार की गई। पिंगल वेंकैया द्वारा ध्वज को 3 रंगों में प्रस्तुत किया गया। अब ये तीनों रंगों में से आपके कह सकते हैं पूछेगा कि जो केसरिया रंग है किसका प्रतीक है, तो ये आपकी उन्नति का प्रतीक होता है, या कह सकते हैं भारतीय वैश्विक समता का, या कह सकते हैं भारतीय नागरिक स्वतंत्रता का प्रतीक है केसरिया रंग, ठीक है। सफ़ेद रंग होता है गुटनपेच या शांति या विकास के लिए। हरा रंग होता है आपका प्रगतिशीलता या समृद्धि या हरियाली या कृषि या विश्व प्रधानता के लिए आपका होता है हरा रंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखिए आपका झंडा है, तो झंडे में कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, केसरिया ऊपर रहेगा कि हरा नीचे रहेगा। तो नीचे मतलब समझ लो पृथ्वी है, और पृथ्वी कैसी होती है, हरी, तो इससे याद रहेगा कि हरा कहाँ होता है, नीचे होता है, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो एक पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है साइंस में कि मैजेंटा कैसे बनता है, मैजेंटा रंग। तो याद रखिए लाल जो आपका रेड रंग है और आपका ग्रीन है और ब्लू, इन दोनों में से अगर रेड और ब्लू को मिलाएं तो मैजेंटा बनता है। रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो आपका पीला बनता है, और ब्लू और ग्रीन को मिलाएंगे तो आपका आसमानी रंग बनता है। तो आप ये एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया है कि ध्वज में चक्र संविधान सभा ने जोड़ा था, अभी जो हमने बता दिया। ध्वज में चरखा जो जोड़ा था आपके कह सकते हैं गांधी जी ने जोड़ा था, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है कि नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, वेरी 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 IMP है, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ। याद रखिए इन्होंने 2004 में, ठीक है, क्या हुआ कि इन्होंने एक वाद भारतीय संविधान अर्थात भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रोहण करने के लिए निजी संस्थानों, निजी विद्यालयों, निजी सभाओं व निजी सम्मेलन के अधिकार प्रदान किया।
क्या हुआ था कि 2004 के पहले हर जगह झंडा फहराने की अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि झंडा अगर चारों तरफ होता तो लोग उसकी वैल्यू कम समझते, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ है। तो याद रखिए कि नवीन जिंदल बनाम अगर जुड़े हैं वो आपके राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता प्रदान किया, जिसमें से आपके निजी संस्थान, निजी विद्यालय, निजी संस्थाओं, निजी सभाओं में भी झंडा फहरा सकते हैं। एक आम आदमी भी झंडा फहरा सकता है, लेकिन 2004 के पहले ये नियम नहीं था कि एक आम आदमी झंडा फहरा दे। ठीक है, लेने के बाद नहीं, फहराने की बात हो रही है, जो आपके 15 अगस्त 26 जनवरी में आपके फहराए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए इस वाद द्वारा भारतीय नागरिकों को राष्ट्रद्रोहण करने का अधिकार मिला था। ठीक है, लोग ऑफिस में भी झंडा गाड़ सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, और अगला आपकी आती है डेट, 5वीं डेट 20 जनवरी 1947। 20 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? तो इस दिन क्या हुआ था, भारत व पाकिस्तान के विभाजन की उल्लेखित किया गया था। तो भारत विभाजन की जो डेट है वो याद रखना 20 जुलाई 1947। भारत विभाजन की डेट 20 जुलाई 1946। इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है इस डेट को। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आपका कब, तो आपका 20 जुलाई 1947। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि 14 अगस्त को आपका पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त को आपका भारत हुआ था। ये डेट याद रखना, एक दिन पहले आपका है। ठीक है, बस अंतर क्या है, दिन रात में जो समय का अंतर होता है। जैसे आपके भारत में आपके पूरे, जैसे आपका ये पश्चिम में गुजरात है, पूर्व में आपके कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश वालांगू है, इन दोनों के बीच समय का जो डिफरेंस है वो आपका 2 घंटा है। वही समय के अनुसार डेटों का परिवर्तन हो गया है, बल्कि लगभग समय वही था। ठीक है, लेकिन रात दिन का जो 2 घंटे का अंतर आपके भारत में है, तो थोड़ा बहुत अंतर आपके पाकिस्तान में भी जाएगा ना, तो इस कारण से वो डेट आपके परिवर्तन हुए हैं। अगली डेट आपकी 6ठी डेट है 29 अगस्त 1947। महत्वपूर्ण डेट है। तो 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, प्रारूप समिति का गठन हुआ, जो कि संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति आपकी है प्रारूप समिति। तो संविधान सभा के समक्ष प्रारूप समिति आपकी अंबेडकर, ठीक है, अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रस्तुत की गई। और इनमें से सदस्य कितने थे, तो आपके प्रारूप समिति में सदस्य आपके 6 थे। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि प्रारूप समिति में अंबेडकर को छोड़कर कितने आपके थे, तो आपके 6 थे। ठीक है, अगर उनको मिला देंगे तो आपके 7 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, पहले तो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि अध्यक्ष थे। सादुल्ला खां, गोपाला स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी, के.एम. मुंशी, एस. माधव राय और जो आपके कह सकते हैं टी.टी. कृष्णाचारी थे। तो इतने को आपको याद रखना है। एक नोट याद कर लीजिए कि यहाँ पर आपके एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन थे, तो आपके सादुल्ला खां थे। ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये सभी व्यक्ति पूछे जाते हैं कि कौन प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे या शामिल थे। अगर इनको पढ़ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपकी जो डेट है कौन सी, 21 फरवरी 1948। तो 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति पारित की गई थी। ये भी डेट आपको याद रखना है। ठीक है, मेन डेट आपकी जो है इससे, या आपकी पहली वाली जो डेट आपकी है वही आपकी महत्वपूर्ण है, 29 अगस्त 1947। इस डेट को इतनी ज़्यादा महत्व दिया गया है कि भारत के संविधान में लोकतंत्र का सबसे महान दस्तावेज है, और 29 अगस्त का दिन इसके निर्माण के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव देखने को मिलता है। और आज भी देखा जाए तो आज के ही दिन संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, तो कह सकते हैं ये आपकी महत्वपूर्ण बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर कह सकते हैं आपकी संविधान सभा में कुल कितनी समितियाँ थी, तो याद रखिए 26 समितियाँ थी, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ आपको पढ़ना है। जैसे आपकी पहली समिति है प्रांतीय समिति, पहली पॉइंट आपका यहाँ पर है। ठीक है, संघीय समिति। तो संघीय समिति जो आपके ये कह सकते हैं संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रांतीय संविधान में जो समिति में थे वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के तो आपने पढ़ा ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। झंडा समिति की तो आपके झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। बहुत ऐसी बुकों में आपको जे.बी. कृपलानी होते हैं, याद रखिएगा। झंडा समिति के आपके कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र। लेकिन अगर पूछे तदर्थ झंडा समिति तो आपके जे.बी. कृपलानी हो जाएंगे। और अगला है नियम समिति। नियम समिति के आपके कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देशी रियासत समिति की तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है,
और अगर बात करें कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति की जो आपकी थी वो आपकी कौन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक की समिति के तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार की अगर बात करें उप समिति के, ये देखो समिति के आपकी थी, ये उप समिति के हैं तो JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो आपके HC मुखर्जी। सर्वोच्च न्यायालय की जो आपकी समिति की थी तो आपके S वर्धाचार्य, ठीक है, S वर्धाचार्य। और फिर यहाँ पर बात करते हैं कि अन्य संविधान सभा में जैसे समितियाँ हैं, जैसे वर्तमान में आपकी मुद्दे उठते रहते हैं, ठीक है, ये वो समय की नहीं है, थोड़े से बात की हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हद से ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण में आपकी जैसे आपकी होती है सुरेंद्र तेंदुलकर समिति। तो सुरेंद्र तेंदुलकर समिति जो आपकी होती है वो गरीबी रेखा की जांच से संबंधित आपकी समिति है, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि गरीबी रेखा की जांच से संबंधित जो आपकी समिति है वो आपकी कौन सी, तो आपकी सुरेंद्र तेंदुलकर समिति। नरसिंहन समिति जो आपकी है वो आपकी बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। कृष्ण मेनन समिति जो आपकी है वो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से है, ठीक है, कृष्ण मेनन, ये भी काफ़ी अच्छी समिति है। स्वामीनाथन आपकी है समुद्री जल रेखा से संबंधित है। जस्टिस MN चलैया समिति तो आपकी बाबरी मस्जिद, जो कि आपको पता है बहुत बड़ा विवाद था, लेकिन यह विवाद का जड़ आपका खत्म हो चुका है। और PBK राय समिति जो कि पंचायती राज व्यवस्था से है, ये भी आपकी MP है। लक्ष्मी सिंघवी समिति जो आपके पंचायती राज से ही संबंधित है, ठीक है, जो कि आपके अनुसूचित, ठीक है, अनुसूचित जाति आरक्षण से संबंधित है। बलवंत राय मेहता बिल्कुल IMP है, ठीक है, ये आपकी समिति आपकी पंचायती राज व्यवस्था की जो कि त्रिस्तरीय प्रणाली से आपके संबंधित है, ठीक है। और अशोक मेहता भी ये पंचायती राज से थे, लेकिन इन्होंने 2 स्तरीय यहाँ पर व्यवस्था किया था, ठीक है, उन्होंने कहा था 2 स्तर से यहाँ पर गांव का विकास हो सकता है। फिर अगला पॉइंट आपका यहाँ पर कौन सा है कि सुकुमार सेन समिति। सुकुमार सेन समिति तो ये आपके निर्वाचन आयोग से संबंधित है। नरसिम्हन राव समिति आपकी विदेशी आयात विधि से है। रंगराजन समिति काफ़ी अच्छी है जो कि वित्त मामले व मौद्रिक नीति से संबंधित है। वहीं पर बात करें मुखर्जी आयोग, ये बहुत अच्छी आपका है। मुखर्जी आयोग समिति है सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की समीक्षा के लिए आपकी तैयार की गई। और सहनवाज समिति भी आपकी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से संबंधित आपकी है, जो कि कहती है उसके साक्ष्य हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर कह सकते हैं जो आपकी ये डेट आपकी है कौन सी, तो आपके 31 अक्टूबर 1947। इसमें क्या हुआ था, तो ये डेट याद रखना है, 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक आपकी हुई थी। देखिए क्या दे रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति, ठीक है। 15 अगस्त 1947 के बाद जो आपकी पहली समिति बैठी थी वो आपकी कौन थी, तो 31 अक्टूबर 1947 के है। तो ये दिया है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अगर पूछे कि सभा की पहली बैठक, तो आपको 31 अक्टूबर 1947 आपको यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर कह सकते हैं नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो कि आपका संविधान बनकर तैयार हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ, संविधान कब अंगीकृत किया गया, ठीक है। इसका डेट क्या है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे कि संविधान किस दिन बनकर तैयार हुआ, किस दिन अंगीकृत किया गया, ये आपका शब्द मिलता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल से पढ़ रहे हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलता है तो भी कमेंट कर दीजिए, जिससे अदर बच्चों को भी यहाँ पर कमेंट पढ़ेंगे तो उनको भी आपका लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सभी को पसंद आया है और लगातार आप ऐसे ही वीडियो देखते रहेंगे और वीडियो शेयर भी करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे। और लाइक ज़्यादा करते हैं तो हमारा मोटिवेट होगा, हम भी मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होंगे तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे आपके लिए वीडियो लाते रहें। तबीयत या कह सकते हैं अपने स्वास्थ्य को ज़्यादा जरूरी न समझते हुए आपके शिक्षा को अग्रसर बढ़ाने के लिए हम आपके प्रति तत्पर हैं और हमेशा ऐसे ही लगे रहेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।